Hello everyone, I am Vinit Kumar Singh and I welcome you on Target SSC Examination। आप सभी लोगों का एक बार फिर से टारगेट एसएससी एग्जामिनेशन में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो लास्ट ईयर जो पेपर आया था 9 सितंबर को, उसका शिफ्ट टू की एनालिसिस। कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे इन्हें हमें सॉल्व करना है, और आने वाले 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे तो यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेंथी आते हैं, कैलकुलेटिव आते हैं, किस टाइप के आते हैं और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर करके जाएंगे, सॉल्व करके जाएंगे सारे पेपर, तो आपके जो एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो 20 से 30% बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल जो 9 सितंबर 2024 को आया था, जिसका शिफ्ट टू। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? माधव परचेज एन आइटम फॉर ₹42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%. With that amount, he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain? अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप बेसिक से आप फाइंड आउट कर लो कि 42,000 है, लॉस में बेचा, फिर इसके पास कितना रुपीज बचे, उससे इसने एक प्रोडक्ट खरीदा और उसको 30% प्रॉफिट पर बेच दिया। ऐसे आप कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में क्या है, टाइम लिमिट है, हमें क्या करना है, मिनिमम टाइम में इसको सॉल्व करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसे एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे। तो कि सबसे पहले 20% गिवन है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। सेकेंड है 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई है आपके पास? 3/10। अब इनिशियल एंड फाइनल, कोई भी प्रोडक्ट माधव ने खरीदा है ना, और उसे बेचा कितना? 20% लॉस। तो अगर प्राइस 5 है, इनिशियल प्राइस, ये घट के कितना हो जाएगा? 5 - 1 4। क्लियर? ₹5 का अगर उसने प्रोडक्ट खरीदा होगा तो 20% लॉस के बाद प्रोडक्ट की कीमत हो जाएगी 4, और इसी प्रोडक्ट को बेच दिया 30% किस पर? प्रॉफिट पर। अगर खरीदा है ₹10 का, तो बेचा कितना का होगा? 10 + 3 30। अब यहां से देखो, 5 × 10 कितना आ गया? 50। 4 × 13 कितना आ गया हमारे पास? 52। अगर ₹50 का खरीदा होता तो ओवरऑल कितने का फायदा हो जाता? ₹2 का फायदा हो जाता। 50 का खरीदा, 52 का बेच दिया। अब बट खरीदा कितने का है? 42,000 का, 42,000 का। देन जो 50 यूनिट होगा वो बराबर होगा 42,000। 1 यूनिट बराबर हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 840। 1 यूनिट बराबर हो गया 840 के। बट यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है, फायदा कितने का हो रहा है? +2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? *2, 840 × 2, 8016। 1680 का क्या हो गया यहाँ पर? उसे प्रॉफिट होगा। तो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया बाय अप्लाइंग दी शॉर्ट ट्रिक। तो ऐसे ही आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है एग्जामिनेशन में और क्वेश्चन को सॉल्व करने। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे, पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे, तो एग्जामिनेशन में टाइम आपका निकल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के बच जाएंगे। तो ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिससे कि आप डायरेक्टली विद इन 20-30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, टाइम हमें कहाँ लगा? टाइम हमें इस रेशियो में लगा। ये आप एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट कहाँ पर आएंगे? इस वैल्यू पर आएंगे, और इतनी तेजी से करेंगे कि 20-30 सेकेंड में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो इसका आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर 3, 1680 क्या हुआ? प्रॉफिट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द वॉल्यूम of a cylinder if the radius of cylinder is 8 centimeter and the height is 14 centimeter? अब यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसका रेडियस दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। देखो, एक तो है मेथड कि आप इसका फॉर्मूला ऑफ द सिलेंडर आप अप्लाई करते हैं, जो कि होता है पाई R² H।
इसको पूरे को अप्लाई करें, आंसर निकालें, देन टिक करें। सेकंड मेथड होता है स्मार्ट अप्रोच। कैसे आप इसमें स्मार्ट अप्रोच का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हाइट हो गई 14, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखोगे आप 22/7 और ये आ जाएगा हाइट 14, तो ये से कट जाएगा, पर यहाँ पर 22 बच गया। मतलब जो आपकी वैल्यू होगी वो डिविजिबल होगी किससे? 11 से। अब हमें अपने आंसर में, अपने ऑप्शन में ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। हाँ देखो, अगर हमें एक से दो ऑप्शन आते हैं तो जो डिविजिबल है 11 से, उसके बाद हम क्या करेंगे? 8 का डिविजिबल देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है 8 का डिविजिबल है या नहीं है, रिमेनिंग ऑप्शन में से। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आते हैं तब जो नहीं आ रहे हैं उनको कैंसिल कर लेंगे। जो एक से ज्यादा ऑप्शन है जो डिविजिबल है 11 से, उनको हम क्या करेंगे? 8 से फिर डिवाइड करेंगे। आ जाओ, आपको मालूम होगा कोई भी नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो भी नंबर दे रखे हैं ऑड प्लेसेस पर उनको ऐड करते हैं। 2 + 8 10, 6 + 6 12, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या 11। तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 2 + 1, ये कितना हो गया? 3। 8 + 6, ये कितना हो गया? 14। तो 14 - 3 कितना आ गया? 11। मतलब ये नंबर डिविजिबल है 11 से। 2 + 8 10, 7 + 14, 7 + 4 11, डिफरेंस कितना आ गया? 1। 2 + 5 7, 4 + 6 10, डिफरेंस कितना आ गया? 3। So only option number 2 is divisible by 11. Then we can say the answer will be option number 2. क्लियर है? कितनी आसानी से देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा आंसर फाइंड आउट करना है, नहीं। आप ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। 7 years ago, Prachi was 4 times as old as her daughter was at that time. 4 years from now, Prachi will be 2.5 times as old her daughter would then be. Find the sum of the present ages of Prachi and her daughter. अब यहाँ पर क्या दे रखा है? 7 years ago, 7 साल पहले जो प्राची थी वो क्या थी? 4 times ओल्ड थी अपनी डॉटर से। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब प्राची एंड डॉटर, अब 7 years ago, 7 साल पहले, प्रेजेंट से 7 साल पहले, तो प्राची कितनी थी? 4 टाइम्स थी अपनी डॉटर की। डॉटर कितना है? 1। अगर डॉटर की एज 1 है तो प्राची की कितनी होगी? 4 years, मतलब 4 टाइम्स है। एंड 4 years फ्रॉम नाउ, ये निकाला हमने 7 साल पहले, और 4 साल के बाद, प्रेजेंट से 4 साल के बाद प्राची कितनी हो गई? 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5। अब प्राची है 2.5 और डॉटर है 1। इसको हम क्या करें? इंटीजर फॉर्म में ले लेते हैं। 2.5 को 5 कर लेते हैं और 1 को क्या कर लेते हैं? 2। अब यहां पर क्या आ गया? 4 years नाउ। अब प्राची कितनी हो गई? 5 और डॉटर कितनी हो गई? 2। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्राची एंड हर डॉटर। तो डॉटर की और प्राची की प्रेजेंट एज क्या है? अब देखो, यहाँ पर जो डिफरेंस है 1 है प्राची की, जो प्राची की डॉटर की एज 7 साल पहले और 4 साल के बाद, तो डिफरेंस कितना का है? 1 यूनिट का आ गया। अब ये जो 1 यूनिट है वो कितने ईयर के डिफरेंस के बराबर है? तो देखो, प्रेजेंट से 7 साल पहले और प्रेजेंट से 4 साल के बाद, मतलब टोटल ईयर्स कितने हो गए यहाँ पर? 11 ईयर्स। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 11 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राची की एज है 7 साल पहले, वो कितनी है? 4। तो प्राची की एज कितनी हो जाएगी? 4 × 11 44। और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? 11 ईयर्स। ये है 7 साल पहले, और हमें क्या निकालना है? सम निकालना है अभी का। तो +7 कर देंगे यहां पर, और यहां पर भी क्या कर देंगे? +7 ईयर्स, क्योंकि हमें क्या निकालनी है? प्रेजेंट एज ऑफ प्राची एंड डॉटर। 44 + 7 कितना हो गया आपका? 51 ईयर्स।
11 + 7 कितना हो गया? 18 ईयर्स। इन दोनों का सम किया हमने, कितना आ गया हमारे पास? 69 ईयर्स। मतलब जो प्रेजेंट एज है प्राची की और प्राची की डॉटर की, वो कितनी है? 69 ईयर्स। तो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और जो आपके पास एक जो मेथड है, यहाँ पर हमने क्या किया, शॉर्ट ट्रैक लगाई है ना। तो अगर इसको आप मेथड, बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, मेथड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जो जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और जितना ज्यादा लेंथी होगा उतने ही गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो देखो कितनी आसानी से हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया। और ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, ताकि आप इजिली कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो यही शॉर्ट ट्रिक हो गई, शॉर्ट मेथड हो गया, यही अप्लाई करना है एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम ए सर्किल विथ रेडियस ऑफ 15.75, a sector with an arc of 11 centimeter is cut off. Find the area of the sector. देखो इसको भी हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। मेथड क्या होता है, तो अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे तो फर्स्ट से चले जाओगे, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना। पहले क्या करोगे आप, पूरा सरकमफ्रेंस निकालोगे, फिर ये आर्क का सरकमफ्रेंस दे रखा है, यहां से क्या करोगे आप, उसका एंगल फाइंड आउट करोगे, एक रेशियो निकालोगे, ये एरिया का रेशियो और सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या है, उसके बाद क्या करोगे आप, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करोगे। तो ये मेथड जो हो जाएगा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो रेशियो से तो हम करेंगे, बट रेशियो को भी हमें क्या करना है कि स्मार्ट तरीके से यूज करना है, ताकि हम एग्जामिनेशन में अपने टाइम को सेव कर सकें। चलिए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ, ये क्या निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। इसका रेशियो बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ आर्क। देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर होता है सर्कल का, है ना। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया आपका। एरिया ऑफ द सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर होता है, और सरकमफ्रेंस ऑफ द आर्क दे रखा है 11। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से ये आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो आया एरिया ऑफ सेक्टर, वो बराबर हो गया आर 15.75 इंटू 11/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 86.625। तो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, बाय अप्लाइंग द रेशियो। इस रेशियो मेथड को अप्लाई करके हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। और यही चीजें आपको क्या करनी है, एग्जामिनेशन में यूज करनी है। अदरवाइज ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट ले लेगा अगर आप बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करें। तो ये होती है स्मार्ट अप्रोच। इसीलिए हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप अच्छे से इनको पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे, तो आप इजीली सारे जो क्वेश्चन है उनको कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ, 8.3 क्यूब प्लस 9.2 क्यूब प्लस 6.1 क्यूब माइनस 3 इंटू 8.3 इंटू 9.2 इंटू 6.1 अपॉन 8.3 स्क्वायर 9.2 स्क्वायर प्लस 6 दिस। तो यहां पर आपको दिख रहा है एक चीज कि ये सब क्या है, 8 पर A क्यूब, ये क्या है B क्यूब, ये क्या है C क्यूब, और ये है 3ABC। एक फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC बराबर है A+B+C। A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB BC माइनस C।
ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ दे रखा है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये वाली वैल्यू दे रखी है। और अपॉन में क्या दे रखा है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है। तो रिमेनिंग क्या बचा, ये वाला पोर्शन बच गया। क्योंकि जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB की ए बी सी की जगह ये पूरी इंफॉर्मेशन रखोगे, ये पूरी क्वेश्चन रखोगे, तो ये सारी चीजें कट कैंसिल हो जाएंगी। इससे बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो आंसर क्या होगा, 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, 1 2 3 3 3 6 पॉइंट 8 और 9 17, 17 प्लस 6 23। सो आंसर विल बी 23.6। इसीलिए ये सारे जो फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट मेथड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इनको करके जाएंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं मैथमेटिक्स के। उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए, एटलीस्ट 2024 23 के तो आपको पूरे करके ही जाने हैं। वहां से जो आपको मेथड मिलेंगे उनको एक उनके नोट्स बनाने हैं, वो कॉपी करना है, ताकि जो आने वाले एग्जामिनेशन है 25 में आप उन्हें अप्लाई कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी। अगर हमारे पास टेन टी दे रखा है 1/3, देखो क्या होता है, PHHB। अब टेन टी दे रखा है हमारे पास कितना, 1/3। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। अगर परपेंडिकुलर 1 है, बेस है 3, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी हमारे पास, √10। क्लियर है, क्योंकि एक राइट राइट एंगल ट्राइंगल बनता है यहाँ पर। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। सेक टी की वैल्यू निकालनी है, तो सेक टी जो होगा वो क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी, √10, बेस कितना है 3। सो आंसर कितना होगा, √10/3। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन सेगमेंट क्यू आर सच दैट एंगल पी क्यू आर बराबर है 90 डिग्री, एस आर क्यू 90 डिग्री, पी क्यू बराबर है एस आर के, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगल हैं, तो क्या किस प्रॉपर्टी के बेस्ड है, ये आपको फाइंड आउट करो। चलिए, एंगल कितना है यहाँ पे, पी क्यू आर 90 डिग्री। अच्छा हाँ, पॉइंट है पी और एस ऑन सेम साइड ऑफ सेगमेंट क्यू आर। सबसे पहले एक सेगमेंट बनाते हैं क्यू आर, ये हो गया क्यू। अब दे रखा है पी क्यू आर। अब ये क्यू आर हो गया, पी क्यू आर कितना है, 90 डिग्री। तो एक ये बना लेते हैं हम 90 डिग्री। एस आर क्यू, एक ये बना लेते हैं हम 90 डिग्री। ये हाँ। और क्या देखा, पी क्यू बराबर है एस आर को, चलो इसको नाम दे देते हैं। ये क्या है आपका, क्यू आर। और दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर 90 डिग्री, और एस आर क्यू 90 डिग्री। पी क्यू जो है बराबर है एस आर के। और हमें पता लगाना है कि ये किस प्रॉपर्टी से, पी क्यू आर ट्राइंगल और एस आर क्यू क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होनी चाहिए, कोई भी थ्री चीजें इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पर देखो क्या क्या इक्वल है, पी क्यू बराबर है एस आर के, क्यू आर क्या है, कॉमन है, और एक एंगल। तो मतलब यहां पर क्या चीजें कॉमन है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एस आर क्यू के। क्लियर है, किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड। तो ये देखो पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है एस आर क्यू, नहीं एस आर क्यू नहीं। हाँ एस आर क्यू है, बट ऐसे एस प्रॉपर्टी से, आर एस से नहीं। पी क्यू आर बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एस क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। देखो ट्राइंगल यहाँ पर चेंज हो गया,
साइड एंगल साइन तो है, पर यहाँ पर एस क्यू आर नहीं, एस आर क्यू होना चाहिए, इसलिए ये कैंसिल हो गया। पी क्यू आर बराबर है एस क्यू आर नहीं होना चाहिए, एस आर क्यू होना चाहिए। पी क्यू आर एस आर क्यू, ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि यहां पर जो ट्राइंगल बनना है पी क्यू आर वो कॉन्ग्रुएंट होगा एस आर क्यू के, क्योंकि 90 डिग्री कहां पर है, क्यू और आर पर। क्लियर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा और ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mark price of an article is 26% more than its cost price. If a discount of 32% is given, what will be the loss percent? अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे, मैंने पहले ही बोला है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, है ना। इससे हम क्या करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज वाले फॉर्मूले से, है ना, सक्सेसिव परसेंटेज वाले फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज में जब आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत टाइम सेव करेगा आपके एग्जामिनेशन में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, कैसे ये वर्क करेगा ये देखते हैं। तो कोई ये फॉर्मूला तब हम यूज करते हैं जब कोई भी वैल्यू सक्सेसिवली बढ़ रही होती है, घट रही होती है, और दो पार्ट में ही घट रही हो, बढ़ रही हो, है ना। तीन के लिए नहीं यूज कर सकते, सिर्फ 2% के लिए यूज कर सकते हैं। अगर बढ़ रही होती है तो वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और घट रही होती है तो वैल्यू को लेंगे नेगेटिव। क्लियर है। अब यहां पर क्या है, मार्क प्राइस बढ़ा दी कितनी, 26%, तो ये तो हम लेंगे पॉजिटिव। एंड कॉस्ट, इफ अ डिस्काउंट ऑफ 32% गिवन, डिस्काउंट दिया है, किसी भी प्रोडक्ट पर आप जब डिस्काउंट देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस में, प्लस 26 -32 अपॉन 100। अब यहां से जो आया वो आया आपका 26 में से 32 माइनस किए तो माइनस का 6 प्लस। अब यहाँ 26 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ तो देखो कितना आएगा, ये हो गया आपका 52 इंटू 18 1 6 और 7 78, है ना। तो 2 13 1, तो 8.32, और वो भी माइनस का 8 अपॉन डिवाइडेड बाई 100 के साथ 8.32। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -14.32। मतलब 14.32% जो वैल्यू है वो क्या हो गई, घट गई। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना। अगर आप 100 लेकर चलेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। सबसे पहले 26 को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, उसका 32% निकालना पड़ेगा, उसको फिर 100 से कंपेयर करना पड़ेगा कि कितना लॉस हुआ है। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा दिया, डायरेक्ट आप अप्लाई कर देंगे। मैंने तो फॉर्मूला लिखा है, आप तो लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और इजिली 20 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए वेयर ए इज द एक्यूट एंगल। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है बराबर किसके होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्या है साइन ए, बी क्या है कॉस ए। अब इसको देखो यहां पर पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि होता है 1, साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In the given chart, show the production of different types of car in the year 2021. अलग अलग कार दे रखी हैं ए बी सी डी ई, किस ईयर में? 21। स्टडी द गिवन चार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार दे रखा है आपको कि ए क्या है 10% है, बी क्या है 20, सी 10%, डी 20% एंड ई 40%। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है इन द ईयर 2021 वो कितना है? 2 करोड़। देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार डी इन 2021? जो डी ये कितना एंगल बनाएगा इस पूरे सेक्टर में? क्लियर है कितना? 20%। तो 20% का कितना डिग्री होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। कितना डिग्री एंगल बनेगा? तो ये टोटल कितना है? 100% है। तो 100% है, उसमें जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। 1% में कितना बनेगा? 360/100। और जो डी ये कितना परसेंट है? 20%। सो 20% पे कितना डिग्री एंगल बनेगा? 360/100 इंटू 20। जीरो जीरो कैंसिल, विच इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ये 2 करोड़ जो दे रखा है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें क्या करना है? अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वैल्यू तो गिवन होंगी पर उन वैल्यू की कोई भी यूजनेस नहीं होगी। वो वैल्यू सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपके टाइम को बढ़ाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। तो हमें क्या करना है? स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, स्मार्ट वे से वर्क करना है, ताकि हम अपने जो क्वेश्चन है वो मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाँ जी। A right angle isosceles triangle has an area 50 square units. Its hypotenuse is, hypotenuse निकालनी है। हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। चलो एक तो बना लेते हैं ट्रायंगल पहले। राइट एंगल है, ये हो गया हमारा राइट एंगल। नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। अब यहां पर जो इनका एरिया है वो कितना है? 50 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये आइसोसेलेस है, मतलब ए बी बराबर होगा बीसी के। तो ए बी को हम लिख लेते हैं एक्स, बीसी को भी लिख लेते हैं एक्स। तो ये ए सी कितना होगा? हाइपोटेन्यूज यूज हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x√2। अब एरिया कितना गिवन है? 1/2 इंटू एक्स बराबर है 50। मतलब x² विच इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर x 10 सेंटीमीटर है तो x√2 कितना हो जाएगा? 10√2। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर क्या आंसर राइट होगा आपका? 10√2। तो कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई चार्ट गिवन बिलो शो एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। यहां पर क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर दे रखा है, किसमें? परसेंटेज ऑफ आदित्य। है ना, यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है आदित्य का वो क्या दे रखा है? एक चार्ट में दे रखा, पाई चार्ट में, जिसमें अलग अलग परसेंटेज गिवन है। मंथली इनकम आदित्य की कितनी है? 54,000। तो पूछा क्या है? हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड। तो आदित्य ने फूड पर कितना पैसा खर्च किया है ये आपको पता लगाना है। देखो टोटल इनकम कितनी है? 54,000, मतलब 100% कितना है? 54,000। तो 23% कितना हो गया? 54,000/100 इंटू 23। दो जीरो कैंसिल। अब यहां पर कितना आ जाएगा? 54 इंटू 23 विच इज इक्वल टू 1242 एंड 10। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12,420। मतलब जो आदित्य ने खर्च किया है किस पर?
अपना फूड पर, वो कितना 23%, और जो है 12,420 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। A person earns 16,000 per month and spend 80% of his income and save remaining amount. If his income increase by 20% and expenditure by 10%, find the percentage of increase in his saving. अब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो कोई भी पर्सन है, उसकी अर्निंग दे रखी है, कितना दे रखा है 16,000 पर मंथ, और दे रखा है हमें कि स्पेंड कितना करता है, वो 80% स्पेंड करता है। यहां पर नंबर नहीं है, यहां पर जो स्पेंड है, जो एक्सपेंडिचर है, वो दे रखा है आपको एक परसेंटेज में, और इसकी जो इनकम जो इंक्रीज हुई है वो भी किसमें हुई है, परसेंटेज में। एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हुआ है वो भी हुआ है परसेंटेज में, और जो फाइंड आउट करनी है हमें सेविंग, वो किसमें करनी है, वो भी परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है। मतलब नंबर्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। जो चीजें इंक्रीज स्पेंड हो रही हैं, खर्च हो रही हैं, बढ़ रही हैं, फाइंड आउट कर रही हैं, ये तीनों ही चीजें हमें किस में दे रखी हैं, परसेंटेज में, नंबर्स में नहीं दे रखी। इसीलिए नंबर्स की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से, कि आपको ये समझना है कि किस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन यूजलेस है, क्योंकि यही चीजें आपको क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में टाइम आपका बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। इस टाइम को बचाने के लिए आपको क्या करना है कि स्मार्ट अप्रोच का यूज करना है, और देखना है कि कैसे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। देखो यहां पर सारा खेल किसका है, परसेंटेज का। अगर कोई भी इनकम गिवन है, अगर आप इनकम से भी करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा, सेम आएगा, और अगर 100 लेकर भी चलेंगे तब भी सेम आएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर क्योंकि परसेंटेज में है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमें मालूम है कि इनकम जो होती है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर, या बोल सकते हैं स्पेंड, जितना खर्च किया है आपने, प्लस सेविंग, कि कितना आपने बचाया है। अब कोई भी पर्सन है, उसकी इनकम है 100 रुपीज, क्लियर है, और उसने खर्च कितना कर दिया, 80%, मतलब 80 रुपये उसने खर्च कर दिए, बचा कितने लिए, 20 रुपये। अब क्या होता है कि इनकम जो है वो बढ़ जाती है, कितना बढ़ गई, 20%। पहले थी 100, 20% इंक्रीज हो गई। देखो अगर इसकी जगह आप 16,000 लेते, पहले 16,000 आप इनकम लेते, फिर उसका 80% निकालते, फिर 20% निकालते, फिर 16,000 का 20% इंक्रीज करके आप लिखते, तो यहाँ आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता। अब इस मेथड से जो हम करने वाले हैं ये बहुत ही सिंपल है। अब इनकम कितनी बढ़ गई, 20%, कितनी हो गई, 120। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 10%, कितना हो गया, 88। इसका 10% बढ़ गया ना, इसलिए कितना हो गया, प्लस का 8। इसका 20% बढ़ा, कितना बढ़ गया, 20। देन 120 माइनस 88 विच इज इक्वल टू 32। पहले सेविंग थी 20, अब सेविंग होगी 32, कितना बढ़ गया, 12। इसी को हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। 12/20 इंटू 100, 5, 12 × 5 60। सेविंग कितना बढ़ गया, 60% सेविंग क्या हो गया, बढ़ गया। ऑप्शन नंबर, तो कितनी आसानी से और कितने सरल मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो अभी भी लगा लीजिए सारे पेपर, और वो भी स्मार्ट तरीके से लगाने हैं। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि बेसिक मेथड आप यूज कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस में। अगर आप बेसिक मेथड यूज करेंगे आंसर आपका आ जाएगा, पर जो टाइम है वो बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। हमें टारगेट लेके चलना है कि 20 मिनट में हमें पूरे 25 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के हैं वो कंप्लीट करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन में हम 1 मिनट भी नहीं दे सकते, उससे भी कम देना है। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। वो कैसे होगा, स्मार्ट अप्रोच से होगा। अगर आप स्मार्ट अप्रोच का यूज करेंगे तो इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Without doing the actual division, find the remainder 1, 2, 8, 7, 3, 5, 4, 2, 9, ये डिविजिबल बाई 9। हमें मालूम है कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो क्या प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 9।
जो सम होगा इन सभी डिजिट का वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए डिवाइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 9 9 के पेयर्स बना लेंगे। 9 कैंसिल, 5 और 4, 9 बन गया कैंसिल, 7 और 2 9 बन गया, बचा क्या 2 + 8 + 3, तो ये कितना हो गया 13। अब 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर 4। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 1, 4। तो 4 क्या है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ द अदर टू, देन द एंगल्स आर। क्या, हाँ, जो ट्राइंगल के एंगल है, मतलब एक बेसिक टर्म है कि सम कितना होना चाहिए तीनों ट्राइंगल का। एक सेकेंड, सम कितना होना चाहिए तीनों ट्राइंगल का, 180 डिग्री। अब यहां पर जो एक एंगल है वो क्या है, एवरेज है दो अदर एंगल का। तो ये एक ही प्रॉपर्टी बनती है, यहां पर एक एंगल एवरेज होगा दो अदर एंगल का, तो वो है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तीन एंगल हैं जिसमें जो आपका 60 डिग्री होगा वो एवरेज होगा अदर टू एंगल के एवरेज। हमें बस यही देखना है, 30 60 और 90 यहां हमें मिल जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पाई बाई 3 कितना हो गया 30, पाई बाई 6 सॉरी सॉरी 30, पाई बाई 3 60 एंड पाई बाई 2 90। देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हमें आगे चेक ही नहीं करना क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो मिडिल एंगल होगा 60 डिग्री वो एवरेज होगा 30 और 90 को। चलिए आगे अगर आप कहते हैं तो सॉल्व कर आगे भी हम देख लेते हैं। तो ये पाई बाई 3 कितना हो गया आपका 30, सॉरी 60, 60 और 90, क्या इनका सम जो है 180 है। ये तो 120 हो गया, तो नहीं होगा, तो ये कैंसिल। ये आ गया आपके पास 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45, क्या इनका सम 180 है, नहीं। नेक्स्ट पाई बाई 2 ये भी कैंसिल, दोनों ए 180 हो रहे हैं, तो ये पाई बाई 3 जो एक्स्ट्रा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, हमें ये भी देखना है कि तीनों का जो सम है वो 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी विद द सर्किल विद सेंटर O, P with P be an external point to C. Let PA and PB be two tangents to C, with A and B being the points of tangency, respectively. If PA and PB are inclined to each other at an angle of 60 degree, then find angle POA. एक हमें सर्किल गिवन है C, जिसका सेंटर क्या है O है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। एक हम सर्किल बनाते हैं। अब इस सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है आपका ओ। ये हो गया आपका सर्किल का सेंटर। अब इस सर्किल पे क्या करने किए हैं, पी बी द एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है सी का। पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट टू सी विद ए एंड बी बीइंग द पॉइंट्स ऑन टेंजेंसी रेस्पेक्टिवली। अब यहां से एक पी जो है आउटसाइड है कहीं पर, यहां से एक टेंजेंट को ड्रॉ की। ये पॉइंट है पी, और टेंजेंट क्या है पी ए और पी बी। पी ए पी बी आई इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इन दोनों के जो एंगल है बीच का वो कितना है 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, पी ओ ए। पी ओ ए ये फाइंड आउट करना है हमें एंगल, मतलब पी ओ ए। अब देखो, अगर हम टेंजेंट पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, अगर वो टेंजेंट को क्या कर रही है, टच कर रही है या कट कर रही है, तो इन दोनों के जो बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी है, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये पूरा एंगल कितना है 60, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 30, क्योंकि पी ए जो है बराबर है पीबी के, दोनों ही क्या है लाइन इक्वल है। ओ ए बराबर है ओबी के, एंगल भी बराबर है, तो ये एक तरीके से कॉन्ग्रुएंट होगा।
अब देखो, ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। सो एंगल जो होगा पी ओ ए विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल पी ओ बी वो भी कितना होगा? 60। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सेकंड, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। At present, A is thrice as old as B. C is 5 years elder than B. The sum of the ages of A, B, C is 75 years. The ratio of the age of B 5 years ago to the age of A 3 years from now. अब A की एज क्या है? थ्राइस है B से। सो A B, B की एज को अगर हम X मानते हैं तो A की एज कितनी हो गई? 3x। C कितना है? 5 years एल्डर है B से, तो X प्लस 5। और क्या गिवन है हमें? द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी का सम 3x प्लस एक्स प्लस 75, जो कि बराबर है 75। 3x प्लस एक्स 4x प्लस एक्स 5x बराबर है 70। तो यहां से जो x आया वो आया है आपका 40। अगर x 14 है तो यहां से हमें एज पता चल जाएगी। ए की कितनी हो गई? 42। बी की कितनी हो गई? 40। सी की कितनी हो गई? 19। तो यहां से हमने ए बी सी तीनों की एज को फाइंड आउट कर लिया। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। बी का 5 ईयर एगो, पहले 5 ईयर पहले बी का, जब बी का पहले है, सॉरी, बी का पहले है, ए का बाद में है। 5 ईयर पहले बी का कितना है? 14। 14 - 5 एंड ए का 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल आगे। 42 + 3, तो ये कितना हो गया? 9, और ये हो गया 45। तो रेशियो कितना आ गया? 1/5। तो 1/5 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 या डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? राइट हो गया। क्लियर? चलो, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 80। The monthly wages of three mess workers, Rahul, Sunil, and Bipin, of boys hostel for the 3 months are given in the following table. Study the table carefully and answer the question below. मैस वर्कर पर मंथ ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का हमें गिवन। फाइंड आउट क्या करना है? इन नवंबर द वेजेस ऑफ सुनील, सुनील का कितना है? 10,500 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वेजेस ऑफ राहुल, सुनील का जो वेजेस है वो कितना परसेंट है राहुल का वेजेस ऑफ नवंबर? मतलब फाइंड आउट क्या करना है परसेंटेज में। सुनील का कितना है? 10,500 अपॉन 11,500 इंटू 100। बस इसको सॉल्व करना है, जो कि आएगा 91 के अराउंड। तो कितना है? ऑप्शन नंबर 91 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करना है, देखना है कि कितना कितना आ रहा है। तो सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, वो आपको फाइंड आउट करनी है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, 91.30 के अराउंड आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ x वेरीज इनवर्सली एज y and x is equal to 2, then y is equal to 6, then the value of y when x is 3। जो x है वो क्या है? इनवर्सली है y के, मतलब हम लिख सकते हैं x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। अगर x बढ़ेगा y घटेगा, y बढ़ेगा x क्या है? घटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो x इज इक्वल टू k अपॉन वाई। अब देखो, x की वैल्यू 2 है, तो k, y कितना है? 6। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ गई, जो कि है 12। अब अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की कितनी है? 3, तो x इज इक्वल टू k अपॉन वाई होता है। x कितना है? 3। k कितना है? 12।
तो कांस्टेंट वैल्यू है तो सेम रहेगी y। तो y हमारे पास कितना हो गया 4। k की वैल्यू 12 सेम रहेगी क्योंकि k क्या है हमारा, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, k है, और k की वैल्यू कितनी है 12 है, इसीलिए y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। A sum of 5,000 is taken a simple interest rate of interest 15% per annum for 3 years. Another sum of 8,000 is taken at simple interest of 12% per annum for 4 years. The positive difference of the interest paid is, मतलब जो पॉजिटिव डिफरेंस होगा जिसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, उसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक स्मार्ट अप्रोच। हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को घटाएंगे, जो बड़ी होगी उसमें से छोटी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो फर्स्ट केस में क्या है, 5,000 है, कितना है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, टाइम कितना है 3 साल, तो 15 × 3 कितने हो गए 45 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया 45 × 5 2 2 5 1 0। नेक्स्ट कितना है हमारे पास 8,000। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है 4 साल, दोनों को मल्टीप्लाई किया 40 100 कैंसिल। 48 × 8 8 × 8 64 का 6, 32 × 8 384 0। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3840 में से 2250 माइनस, जीरो का जीरो, 14 में से 5 गई 9, 7 में से 2 गए 5 1, आंसर कितना है 1590। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट। देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही आपको क्या करना है एग्जामिनेशन में सॉल्व करना। Varun and Sandeep start for a car race from the same point in the same direction at the same time on a circular track of length 1635 meter with a speed of 90 km per hour and 108 km per hour respectively. After how much time will they meet again for the first time? अब यहाँ पर क्या है, वरुण और संदीप हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक एक कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में एक सर्कुलर ट्रैक पर विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब यहां पर क्या है, दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ही मूव कर रहे हैं किसमें, सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एक रिलेटिव स्पीड। आपको मालूम होना चाहिए रिलेटिव स्पीड हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास दो मूविंग ऑब्जेक्ट हो। यहां पर क्या है, दो मूविंग ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वरुण एंड संदीप, जो कि अपनी कार में मूव कर रहे हैं। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड होगी, अब देखो दोनों ही मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्पीड का क्या होता है सब्ट्रैक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या करते हैं हम ऐड, -90, जो कि है 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर देखो जो लेंथ दे रखी है ट्रैक की वो क्या दे रखी है मीटर में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मीटर पर सेकेंड, तो 18 × 5/80 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है टाइम, कि किस टाइम पे दोनों मिल जाएंगे। लेंथ कितनी है 1635, स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ये 3 × 15 1 3 2 10 35 सेकेंड, मतलब 327 सेकेंड्स के बाद दे विल मीट ईच अदर, एक दूसरे से कब मिलेंगे वो 327 सेकेंड के बाद मिलेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो गया, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। Pipes M or N, pipe M and S can fill a tank in 25, 50 and 100 minutes respectively.
Initially, pipe N or S are keep open for 10 minutes and then pipe N is shut while pipe M is open. Pipe S is closed 15 minutes before the tank overflows. How much time will it take to fill the tank if three pipes work in this pattern? सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 25, 50 और 100 का। 50 और 100 एक एलसीएम फाइंड आउट किया हमने। यहां पर कितना आ गया एफिशिएंसी 4, यहां पर 2, यहां पर कितनी आ गई 1। क्लियर है? ये है एम, एन और एस। अब देखो एन और एस आर कीप ओपन फॉर द 10 मिनट। एन और एस, एन प्लस एस ने 10 मिनट में कितना भर लिया होगा? 1 मिनट में भरते हैं 2 + 1 3, 3 × 10, तो 30 लीटर भर लिया होगा। ये लीटर में ले लेते हैं हम। 30 लीटर भर लिया। अब रिमेनिंग कितना बचा? 100 - 30, 70 लीटर। और 10 मिनट तो हो गए। 10 मिनट के बाद आते हैं। अब 10 मिनट के बाद क्या होता है, एन को क्या कर दिया था, शट डाउन कर दिया है। एन अब वर्क नहीं करेगा वाइल एम इज ओपन। एम को ओपन कर दिया। पाइप एस इज क्लोज 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लो। मतलब जब टैंक ओवरफ्लो होगा, मतलब पूरा भर जाएगा, उससे 15 मिनट पहले हम क्या करते हैं, एस को क्लोज कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि 10 मिनट के बाद तो जो 70 लीटर बचा, उसके बाद एक्स टाइम लगता है पूरे को भरने में। अब देखो, अब इसमें कौन कौन वर्क कर रहा है? आपका एम कर रहा है और एस कर रहा है। तो एम क्या लेगा? पूरा टाइम लेगा एक्स। अब एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ये कितनी हो गई 4x प्लस एस की एफिशिएंसी 1 है। टाइम कितना लिया? x - 15। 15 मिनट पहले भरने से हमने क्या कर देंगे, इसे बंद कर देंगे। भरना कितना है? 70। तो ये हो गया 5x इजिकल टू 15 इधर चला गया 85। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 70। अब जो 10 मिनट के बाद जो टाइम लगेगा पूरा भरने में, वो कितना लगेगा? 17 मिनट। पहले ऑलरेडी कितना लग चुका है? 10 मिनट। सो यहां पर जो टोटल टाइम होगा कितना हो गया? 27 मिनट। मतलब जो हमारे पास टैंक है वो कितने देर में पूरा भर जाएगा? वो भर जाएगा 27 मिनट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है आपको? सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो कोई यहां पर अप्लाई होगा आपका बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को यूज करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस टाइप से हम मूव करते हैं बोर्ड पास में। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है? सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है एंड प्लस है। तो सबसे पहले करेंगे डिवाइड, क्योंकि डिवाइड पहले आता है मल्टीप्लिकेशन से। 4.9 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास? 0.7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9। अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। सो 21 - 0.7 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 × 4 6, 36, 3 इधर आ गया, 12 × 3 15, दो के बाद पॉइंट है 1.56 प्लस 0.9। अब देखो यहाँ पर देखो, ये 0.9 है, 0.7 है, तो क्या लिखेंगे? 21, इसमें से इसको माइनस किया, प्लस 0.2 प्लस 1.56। हाँ, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, प्लस माइनस का कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पर जो सॉल्व किया हमने, कितना आ गया? 22.76। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The given bar graph show the number of students enrolled in institute A and B during 5 years. तो 5 साल में कितने बच्चे जो इनरोल हुए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन 2018 के बारे में, 19 के बारे में, 20, 21, 22 इज गिवन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट एनरोल इन इंस्टीट्यूट बी? बी में कब कब हुए हैं? 2019। बी क्या है हमारा? ऑरेंज कलर का, 2019 350।
2020 375, 2022 200। अगर इन तीनों का हम सम करें तो हमारे पास कितना आएगा? 925। ए की वैल्यू देखें। ए का जो इनरोल हुआ है 2018 में 150, 2020 में 300 एंड 2021 में 250। इनको देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 700। क्लियर है? अब इनका क्या निकालना है? रेशियो निकालना है बी और ए का। सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखना है जिसका रेशियो फाइंड आउट कर गिवन है उसी का ही हमें फाइंड आउट करना है, अपनी तरफ से नहीं करना है कुछ भी। जैसे कि यहाँ पर गिवन है रेशियो किसका निकालना है? बी रेशियो ए का निकालना है, ए और बी का नहीं निकालना है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले 5 से किया, 1 5 42 8 5 1 5 24 6। अगेन 5 से किया हमने तो 3 जा 15 35 7। अगेन 5 से किया हमने 2 50। कितना आ जाएगा हमारे पास रेशियो? 37:28। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? राइट 4 बना। सॉरी 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 सॉरी, 37:28 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है, नॉट 28/37। हाँ, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं? 37:28 देखा और ऑप्शन देखा 28:37, तो हम क्या करते थे? करेक्ट कर देते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हो सकता है आपने सॉल्यूशन क्या है करेक्ट किया है, आंसर भी आपका करेक्ट आया है, बट मैटर ये करता है कि आपने ऑप्शन कौन सा टिक किया। क्लियर है? तो ऑप्शन बहुत ध्यान से टिक करने हैं, अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पॉजिटिव मार्क्स आने होंगे, नेगेटिव चले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये चीज को भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। The average temperature of a city for the first 16 days of January is 22°C. And the average temperature for the last 16 days of the same month is 26 degree. If the average temperature for the entire month is 24°C. What is the temperature on the 16th day? अब देखो जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं? 31। अब यहाँ पर 16 का दे रखा है, पहले 16 डेज है, इसका जो टेम्परेचर है वो 22 है। लास्ट के 16 डेज है, इसका टेम्परेचर कितना है? 26। और इन सबका एवरेज कितना है? 24। और आपको फाइंड आउट करना है कि 16th डे जो है वहां पर उस दिन टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है ना? देखो ये मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है ना? बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहले 16 डेज का टोटल सम निकालेंगे, फिर 16 डे, पहले 16 डेज का टोटल सम निकल गया, कैसे निकलेगा? 22 × 16। लास्ट 16 डेज का टोटल सम निकालेंगे, 16 × 26। इन दोनों को सम करेंगे तो पूरा आपके पास क्या आ जाएगा? टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर का सम आ जाएगा ऑफ 32 डेज का, पहले 16 और लास्ट के 16 का। फिर क्या करेंगे? 31 डेज का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या? 24। अब 31 डेज है उसका टेम्परेचर निकालेंगे सम, 31 × 24 टोटल सम आ गया। तो 32 का जो सम आया था, 32 डेज का टेम्परेचर का जो सम आया था, उसमें से 31 डेज के टेम्परेचर के सम को क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना? तब हमारे पास आएगा 16 डेज का टेम्परेचर क्या है। तो ये एक लेंथी मेथड है। मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट मेथड बताता हूँ। अब हमने ऐसा लिख लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है, 22 में से 24 को माइनस करना है। तो क्या आएगा? 22 में से 24 को माइनस किया तो माइनस का आएगा 2। और डेज कितने हैं? 16, तो क्या करना है? इंटू 16। 26 में से 24 को माइनस करना है तो कितना आएगा? प्लस का 2। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 16, लिख लेंगे। अब ये कितना हो गया? माइनस का 32। और ये कितना हो गया? प्लस का 32। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। मतलब 0 को हम ऐड कर देंगे इस प्लस 0, तो कितना हो जाएगा? 24। मतलब 16th डे का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 24। अगर कुछ चेंज आना होगा तो इन दोनों में चेंज आ जाएगा। अगर जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा वही हम यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर आता 30 और यहाँ पर है 32, तो हम क्या लिखते हैं? -32 + 30। तो कितना आ गया? -2।
अब ये माइनस का 2 क्या करते हैं हम, 24 में से माइनस कर देते और हमारे पास क्या आ जाता है, 16th डे का टेम्परेचर आ जाता। तो यही मेथड आपको यूज करना है एग्जामिनेशन में, और तभी आप अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो बहुत ज्यादा लेंथी होगा। इसीलिए इस टाइम को बचाने के लिए, लेंथी सॉल्यूशन को बचाने के लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच का यूज करना है, शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है, ताकि आप विद इन 20 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए, आज के सेशन में मैंने क्या किया है, जो 9 सितंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन 25 मैथमेटिक्स के मैंने आज सॉल्व करा दिए। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना है। जो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, इनको अप्लाई करना है और देखना है कि आने वाले जो शिफ्ट है उसमें क्या ये क्वेश्चन आते हैं, सेम आते हैं, डिफरेंट आते हैं, तो क्या क्या हमारी अप्रोच होगी, कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक को याद रखना है। हर क्वेश्चन को देखना है कि वो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व होता है या नहीं। अगर होता है तो उसमें अप्लाई करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छा आपका एग्जाम जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।